स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। कोरोना पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आईपीएस अधिकारियों से न्यूज वन इंडिया का मंथन जारी है और कोरोना काल में उत्पन्न हुई आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब लगातार किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। और मंथन इस बात पर जारी कि प्रशासन के पास इस आपदा से निपटने और सिस्टम में एक्टिव जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए फौरी तौर पर क्या प्लान है। और इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी। उनसे चर्चा करते हैं। डीके ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। जी धन्यवाद सर, अभी ताजा अपडेट क्या है, किस तरह के हालात बने हुए हैं? क्योंकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा था कि मुंबई के बाद लखनऊ में सबसे ज्यादा जो है ये महामारी फैली हुई है और बहुत दिक्कत है। देखिए, जहाँ तक लखनऊ की और आज की हालत की बात है तो आज की हालत पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये बात सही है कि माह अप्रैल में जब कोविड का फेज 2 प्रारंभ हुआ था और इसका जब पीक चल रहा था तो एक दिन में लखनऊ में 6000 से ज़्यादा संक्रमण की संख्या आई थी। बिल्कुल। लेकिन पिछले 3 दिनों से आप देखेंगे कि लखनऊ में संक्रमितों की संख्या 300 या उसके आसपास आ गई है। हमारी रिकवरीज काफ़ी हुई हैं और हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी काफ़ी कम हो गया है। और पूरे प्रदेश में भी जो एक्टिव मरीज हैं उसके क्रम में लखनऊ की संख्या, लखनऊ का स्थान जो है दूसरे स्थान पर आ गया है। तो पिछले महीने पूरे अप्रैल में और माह मई में भी अब तक नगर निगम ने, स्वास्थ्य विभाग ने, जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने मिलकर काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशन में जो भी डायरेक्शन प्राप्त हुए थे उनका कंप्लायंस करते हुए हम लोगों ने स्थिति को नियंत्रण में ला दिया है। बिल्कुल डीके ठाकुर जी, लेकिन जब भी ऐसे हालात पैदा होते हैं, ऐसी तस्वीर सामने आती है तो आप लोगों की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं खुद 15 दिन लखनऊ में था और मैंने देखा वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लोग 45,000, 50,000, 55,000 देने को तैयार और ऐसे कालाबाजारी हो रही थी। तो इसको कैसे काबू में किया आपने? जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो स्थिति और ये जो समस्या आई थी अचानक आई थी और ये केवल लखनऊ की समस्या नहीं थी, पूरे प्रदेश की समस्या नहीं थी, पूरे देश की समस्या थी। अचानक जब कोविड के फेज 2 में ऑक्सीजन की मांग बढ़ी तो अचानक सब जगह समस्या आ गई। और जब समस्या आ गई तो आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन में रह रहे थे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने, ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने और अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के चक्कर में पड़ गए। और कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ कालाबाजारियों ने इस परिस्थिति का, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहा और उठाया भी। जब हम लोग के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने अपनी सारी इंटेलिजेंस जो एजेंसी थी उसको एक्टिवेट किया, आम जनता से संपर्क किया, आम जनता से जानकारी चाही और इसके आधार पर हमने लखनऊ के तमाम थाना क्षेत्रों में न केवल ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के, आपको याद होगा कि उस समय जो रेमडेसिविर दवाई थी उसकी भी काफ़ी मांग हो रही थी। बिल्कुल। तो रेमडेसिविर दवाई की भी कालाबाजारी को लेकर के, माने एक तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरी तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसकी कालाबाजारी को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी अभियान चलाया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इन दोनों फ्रंटों पर कार्रवाई लखनऊ में ही की गई। और रेमडेसिविर में तो हम लोगों ने ये भी देखा कि केवल रेमडेसिविर में कालाबाजारी नहीं हो रही थी, अपितु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे जा रहे थे। ने बहुत सारे इंजेक्शन जो कोई छोटी मोटी दवाओं थे, रोगियों के लिए थे, उसमें रैपर बदल करके उसको रेमडेसिविर नाम दे के बेचा जा रहा था। हमने ऐसे कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, करीब 50 लोगों को जेल के अंदर भेजा। अब उनको धीरे धीरे उनके खिलाफ NSA और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं हम लोग। तो जब हम लोगों ने इतनी सारी कार्रवाई की और दूसरी तरफ ये भी बात आई कि ऑक्सीजन की मांग भी घटी और चूंकि संक्रमित व्यक्तियों की संख्या भी घटने लगी, धीरे धीरे अब स्थिति ये आ गई है कि अब इस तरह की समस्या आनी करीब करीब शून्य हो गई है। नहीं, ये बात ठीक है डीके ठाकुर जी। ऑक्सीजन सेंटर पर मैं खुद गया था, एजेंसी पर खुद गया था, तो आपकी फोर्स, पुलिस फोर्स लगातार वहां पर जुटी हुई थी और जो भीड़ थी उसको काबू कर रही थी। अच्छा सिस्टम बनाया था आपने। लेकिन यहां पर एक सवाल ये उठता है कि चोर उचक्कों के पीछे भागने वाली पुलिस अब कोरोना मरीजों को संभाल रही थी, तो कितनी बड़ी चुनौती थी और कितने नंबर देना चाहेंगे आप अपनी फोर्स को? देखिए, नंबर देने का काम तो मैं आप पर और माननीय जनता पर छोड़ूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण के समय, चाहे फर्स्ट फेज का समय हो 2020 का या सेकेंड फेज का समय हो 2021 का, न केवल लखनऊ पुलिस अपनी पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस, पूरे भारत की पुलिस ने आगे बढ़ चढ़ के काम किया है। जबकि कोरोना फ्रंट वॉरियर होने के नाते सबसे ज़्यादा झेलना भी हमें पड़ा है।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 और 2021 दोनों फेजों मिलकर के केवल लखनऊ में करीब 15 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित होकर के जैसे स्वर्गवासी हुए हैं। आज के डेट में भी हमारे करीब करीब 150 पुलिसकर्मी एक्टिव संक्रमित हैं, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा बाहर निकलना पड़ा। आपने खुद जब कहा कि ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर के बाहर पुलिसकर्मी थे, तो जितने पुलिसकर्मी 24 घंटे लगातार रहते थे, वहाँ उतने लोग आते रहते थे। उसमें कौन संक्रमित है, नहीं संक्रमित है, किससे हमारे में एक्सपोजर फैल रहा है, नहीं फैल रहा है, इसकी बिना परवाह किए हमारे लोगों ने काम किया। तो न केवल अपने को एक्सपोज किया, अपितु इसके अलावा जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, चाहे ऑक्सीजन दिलवाने में, बेड दिलवाने में, बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि जो कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, उनके परिवार के लोग या निजी लोग, नज़दीकी लोग नहीं आ पाए, तो उनको हमारे पुलिसकर्मियों ने कंधा देकर उनका अंतिम संस्कार भी कराया। बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनको खाने को नहीं था, खाना पीना भी दिया। तो ऐसे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पर हमारे पुलिसकर्मी ने आगे आकर के अपना दायित्व निभाया, और हम उसके लिए ऐसे पुलिसकर्मी, सभी पुलिसकर्मियों का अभिनंदन करते हैं। और अपने आपके तरफ से, आम जनता की तरफ से भी हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि जब जब भी जरूरत पड़े तो अपना दायित्व इसी तरह निभाते रहें। ठीक है। डीके ठाकुर जी, अभी पुलिस वालों के लिए क्या किया जा रहा है, उनके लिए क्या किया, क्योंकि आपने खुद बताया कि इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं, इतने लोग परेशान हो रहे हैं, कौन संक्रमित है कौन नहीं है, और उनके लिए क्या किया जा रहा है, आपकी टीम के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पुलिस लाइन में एक अलग से आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है। उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेडेड बेड की व्यवस्था की हुई है। उसके अलावा ये कैंट एरिया में भी हॉस्पिटल, इसमें भी हम लोगों ने 20 बेड्स पुलिसकर्मियों के लिए भी एक्सक्लूसिवली रखे हुए हैं। अभी भी जो हमारे यहाँ जितने संक्रमित हमने बताया कि 150 करीब हैं, उसमें 149 होम आइसोलेशन में ही है, कोई गंभीर नहीं है। केवल एक पुलिसकर्मी है जो अस्पताल में भर्ती है, और जब भी जरूरत पड़ी है हम लोगों ने जैसे उनको जहाँ भर्ती कराने की जरूरत है भर्ती कराया है। ये तो उनके लिए है जो संक्रमित हो गए हैं, और जिनको संक्रमित होने से बचाना है उसके लिए हम लोग सब तरह की व्यवस्था करा रहे हैं। मेडिसिन किट्स दे रहे हैं, हम लोग सैनिटाइजर दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, ग्लव्स दे रहे हैं, पीपी किट्स उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पर्याप्त फंड उपलब्ध कराया है। उन फंड से इन सामानों के परचेज करके हम लोगों ने उनको उपलब्ध कराया है, और आगे भी उपलब्ध कराते रहेंगे। देखिए ठाकुर जी, जो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो तो खतरे में हैं ही, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उनके घर वाले, उनके परिवार वाले भी उतने ही खतरे में हैं। भगवान ना करे कोई हमारे बीच में नहीं रहता है, उनके परिवार में कोई दिक्कत आती है तो सरकारी मुआवजा वगैरह तो मिलता है, ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ किया जा रहा है क्या? देखिए, अभी तक ऐसी कोई माने सूचना नहीं आई है जिसमें कि यदि किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई हो उसके बाद उसके परिवार में कोई ना रहा हो, माने कोई पुरुषकर्मी कमाने वाला, संभालने वाला ना रहा हो। लेकिन हम लोग की व्यवस्था है कि यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो पुलिस विभाग उनके लिए जो करना अपेक्षित होगा वो पूरी तरह से हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपको लगता है क्या कि कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिससे कि अब पुलिस फोर्स का ही मनोबल बढ़ेगा इससे? जी, मैं जरूर सोचता हूँ, और मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसके लिए सरकार ने पहले से ही पूरी व्यवस्था कर रखी है। यदि आज के डेट में यदि कोई पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके लिए सरकार ने अलग से 50 लाख रुपये अनुदान की व्यवस्था कर रखी है। उसके अलावा उसको जो पेंशन मिलता है और सारी ग्रेच्युटी मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती है, वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा उसके परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी पुलिस विभाग में मिलेगी। तो सारी व्यवस्था इस तरह से की हुई है कि कभी भी उसके परिवार को किसी तरह का आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। लखनऊ में बहुत शिकायतें ऐसी भी आ रही हैं सर कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी वसूली कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? हालांकि गोमती नगर में एक हॉस्पिटल, उसको नोटिस भी जारी किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट अस्पतालों द्वारा जो भी गड़बड़ी की गई है उस पर जिला प्रशासन ने प्रभावी कार्रवाई की है। आपके संज्ञान में केवल एक ही हॉस्पिटल के संज्ञान में है, और उसको केवल नोटिस नहीं जारी किया गया, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। अच्छा, ये जो मेयो हॉस्पिटल है, जी, इसके पहले भी करीब 5-7 दिन पहले लखनऊ में 3 प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। तो यहाँ प्रशासन का, पुलिस का स्पष्ट नीति है, यदि आप कोई भी गड़बड़ी करेंगे, कोई बदमाशी करेंगे, कोई भी अनियमितता करेंगे तो आपके खिलाफ जो भी अपेक्षित कानूनी कार्रवाई है वो पूरी तरह से की जाएगी और की जा रही है। लखनऊ के अंदर एक चीज और देखी जा रही है कि अब पिछले लॉकडाउन और इस बार के लॉकडाउन में फर्क क्या है सर? क्योंकि इस बार महसूस हुआ है कि ढील थोड़ी दी गई है लोगों को।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि पिछली बार जो लॉकडाउन था उसको हम लोगों ने कंप्लीट लॉकडाउन कहा था और कंप्लीट लॉकडाउन था। उसमें आपने देखा होगा किसी भी प्रकार का परिवहन भी नहीं था। हाँ। एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई आ नहीं जा पाता था, कोई बस नहीं चल रही थी, कोई ट्रेन नहीं चल रहा था, कोई वायु सेवा नहीं थी। इस बार ऐसा किसी को रोका नहीं गया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री ने इस बार जो व्यवस्था की गई उसको लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है, उसको उन्होंने कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया है। इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान ये जो परिवहन है, जो लोग आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से, वो तो आ ही रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे इस बीच में सारी गतिविधियां चल रही हैं, सारी वैक्सीनेशन के काम चल रहे हैं। इसके अलावा ऑफिसेस खुले हैं, सरकारी ऑफिसेस, उसमें 25% या 50% उपस्थिति के साथ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो चल रही हैं। स्ट्रीट वेंडर्स अपना काम कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को खोलने की सुविधा दी गई है। जो कमर्शियल एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, वो भी चलती रहेंगी। तो पिछली बार के लॉकडाउन में और इस बार की कोरोना कर्फ्यू में ये हल्का सा अंतर है। इसलिए हम लोग समय समय पर जैसो निकलते हैं, हम लोग भी चेक करते हैं, पुलिस भी चेक करती है, और यदि कहीं पाती है कि जो लोग निकल रहे हैं वो उनके निकलने का कोई वाजिब कारण है ही नहीं वाजिब कारण है, उनके खिलाफ हम लोग चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर लगता नहीं है आपको डीके ठाकुर जी कि पुलिस की जिम्मेदारी यहाँ पर डबल हो जाती है? लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है, सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात है क्योंकि कोरोना कर्फ्यू है तो लोगों का मूवमेंट कम हुआ है, तो उसके चलते जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है या क्राइम समस्या है वो कुछ हद तक कम हो गई है। जब से देखेंगे आप कोरोना कर्फ्यू चल रहा है तो इस बीच में कोई भी राजनीतिक सामाजिक आंदोलन वगैरह बंद हो गए हैं। लखनऊ राजधानी होने के कारण लखनऊ में सबसे बड़ी समस्या हमारी रहती है तमाम प्रकार के आंदोलनों को झेलना। बिल्कुल। चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे कर्मचारियों का आंदोलन हो। तो ये अच्छी बात है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान ये सब गतिविधि नहीं हो रही है। दूसरी बात, क्राइम में भी कमी आती है। जब मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन है, कोरोना कर्फ्यू है, तो तमाम प्रकार के हिंसक वारदात भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। वो हमारे यहाँ नहीं, सब जगह कम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये है कि हम पर दोहरी जिम्मेवारी तो है ही, हमें उधर भी अपना नज़र रखना ही पड़ता है कि कोई घटना ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए, कोई घटना हो तो उसको हम अटेंड भी करें, और साथ ही साथ हम कोरोना कर्फ्यू का पालन भी कराएं। हम हॉस्पिटल्स को भी देखें, गैस फिलिंग स्टेशन को भी देखें, ज़रूरत पड़ने पर बेड भी उपलब्ध कराएं, ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं। लेकिन आप लोग के दुआ से, आम जनता की दुआ से, आम जनता के सहयोग से हम लोग इस कार्य को बखूबी कर पा रहे हैं। लेकिन सर, एक चिंता की बात ये भी बढ़ जाती है कि जब बहुत दिनों बाद शराब की दुकानें खुलती हैं तो वहाँ पर भीड़ हो जाती है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जो पुलिस वाले हैं वो उनको समझाते रहते हैं लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता है। संयोग से इस बार लखनऊ में जब शराब की दुकान खुली, लेट से खुली, वैसे अन्य जिलों में पहले खुल गया था, यहाँ 1-2 दिन लेट से खुला, तो हमारे यहाँ हम लोग भी एंटिसिपेट कर रहे थे समस्या आएगी, लेकिन ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं आई। डीके ठाकुर जी, लोग जो है ना अभी भी मान नहीं रहे हैं। जो गांव के लोग हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहां पर बहुत दिक्कतें आ रही हैं, वहां पर सुविधाएं भी नहीं हैं और लोग जागरूक भी नहीं हैं। तो ऐसे में आप लोगों के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है और आप लोगों की तरफ से किया क्या जा रहा है? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ मंडल की समीक्षा की थी और 1-to-1 मीटिंग की थी 3-4 दिन पहले। उस मीटिंग में न केवल जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य अधिकारी लोग थे, अभी तो लखनऊ के समस्त जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। और उस मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री ने जो आपकी बात, उसी बात को संज्ञान में लेते हुए कहा था कि अब जो गाँवों में इस संक्रमण के फैलने की समस्या आ रही है, उसको रोकने के लिए हमें गाँवों में निगरानी समितियों को अधिकाधिक सक्रिय करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये जो गाँव, हर एक गाँव में निगरानी समिति बनाई गई, गाँव में एक ग्राम पंचायत में, उसको तमाम प्रकार की मेडिसिन किट्स दे दी गई हैं। उनको स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी हल्के से भी लक्षण वाले लोग मिलें या जिनमें भी संभावना हो, उसमें इसका इंतजार ना हम करें कि उनका टेस्ट हो और उस पॉजिटिव आए तब दवा दें। उनका स्पष्ट निर्देश है जिनको भी हल्का सी भी लक्षण हो, बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो, ऐसे भी कोई समस्या हो, तत्काल उनको मेडिसिन किट्स दे दें, जिससे मेडिसिन का यूज करना शुरू कर दें। और अगले चरण में जो हमारी RRT है, रैपिड रिस्पांस टीम है, वो पहुंच जाए और RRT पहुंच करके उनकी टेस्टिंग कर लें, एंटीजन टेस्टिंग कर लें या RT-PCR टेस्टिंग कर लें, लेकिन उनकी दवाई पहले शुरू हो जाए। क्योंकि उन्होंने भी ये कहा, कई बार ये होता है कि हम लोग जब तक टेस्टिंग कराते हैं, जब तक टेस्टिंग का रिजल्ट आता है और उसके बाद यदि पॉजिटिव आए तो 3-4 दिन का गैप हो जाता है, उसमें बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। बीमारी किस प्रकार गंभीर रूप ना ले, इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे निगरानी समितियां
उनके पास पर्याप्त मेडिसिन किट्स हो, वो गाँव में घूमते रहें, गाँव में जहाँ जरूरत हो वहाँ दवाइयाँ बांटती रहें, और जहाँ भी हल्का सा लक्षण दिखे वहाँ आरआरटी टीम को इन्फॉर्म कर दे, आरआरटी टीम वहाँ जाए, उनका टेस्ट कराए, फिर उनका सम्यक उपचार शुरू हो। देखिए ठाकुर जी, आपको लगता है क्या जी आपको लगता है क्या कि यहाँ पर पुलिस का काम अब समझाने बुझाने में, जागरूक करने में ज्यादा लग रहा है लोगों को, और ऐसा कभी देखा नहीं गया? ये एक ऐसा समय निकल कर आया कि हमने देखा कि पुलिस को अब ये काम करना पड़ रहा है, लोगों को समझाना पड़ रहा है, जागरूक करना पड़ रहा है। और क्या इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है क्या, या फिर इतने ट्रेंड है नहीं अभी पुलिस वाले? आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो ये समय आया है ये विपदा का समय है, ये सामान्य समय नहीं है, ये समय बल प्रयोग का नहीं है, ये समय जनता के साथ विश्वास करने, बात करने, जनता के साथ संवाद करने का है, संवाद कर इनको समझाने का है। लखनऊ जैसी राजधानी में मैं समझता हूँ अधिकाधिक लोग ऐसे हैं, बुद्धिजीवी हैं, इस बात को समझते हैं। बहुत सारे लोग कर्फ्यू स्वयं पालन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है स्वयं अपना रहे हैं, मास्क का यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, अज्ञानता का नहीं कर पा रहे हैं या बदमाशी का नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम लोग यही कोशिश करते हैं कि समझा के, बुझा करके उनको पालन कराएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ ले जाएं, मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के प्रेरित करें। ये हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षित होने की जरूरत है इस मायने में, ये पिछले वर्ष ही हम लोगों ने जब प्रारंभ किया तो धीरे धीरे हमारे पुलिसकर्मी इस तरह अपने को ढालने लगे, ये अडॉप्ट करने लगे। तो धीरे धीरे सीखते सीखते जहाँ जरूरत पड़ती है हम लोग ऑन जॉब भी ट्रेनिंग देते हैं। हमारे अधिकारी, चूंकि हम पुलिस कमिश्नरेट है, लखनऊ है, हमारे यहाँ अधिकारी पर्याप्त मात्रा में, राजपत्र अधिकारी हमारे पास ज्वाइंट सीपी हैं, डीसीपीज हैं, एडिशनल डीसीपीज हैं, एसीपीज भी हैं। वो मौके पर स्वयं रहते हैं, मौके पर ब्रीफ करते रहते हैं, जहाँ गलती होती है वहाँ सुधारते रहते हैं। और हम लोग सब लोग का प्रयास यही रहता है, माननीय मुख्यमंत्री का भी निर्देश है कि आम जनता से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जाए। और वही हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और लखनऊ में हालात को बहुत अच्छे से आपने डील किया और कंट्रोल किया। डीके ठाकुर साहब, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और ये थे डीके ठाकुर, लखनऊ के कमिश्नर, और उन्होंने अपने बारे में बताया और बताया फोर्स के बारे में कि किस तरह से लखनऊ में काम किया जा